तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को यूरिया मोलासिस ब्रिक्स खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। कैसे ले बेल के बाग से अधिक फल उत्पादन। अपने देश में दूध हर घर की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पूरे साल दूध और दुग्ध उत्पादों की अत्यधिक मांग रहती है और जिन किसानों ने पशुपालक व्यवसाय को अपना रखा है, वो पशुपालक अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन के लिए क्या करें। तो ऐसे में यदि पशुपालक संतुलित आहार खिलाने के साथ साथ यूरिया मोलासिस ब्रिक्स का भी उपयोग करें तो आप अपने पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ा सकते हैं। परंतु कैसे तैयार करें यूरिया मोलासिस ब्रिक्स और पशुओं को किस प्रकार से खिलाएं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कृषि और डेयरी व्यवसाय आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। कृषि में आय की अनिश्चितता के कारण किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली अपनानी चाहिए। इस क्षेत्र में अधिकतर पशुपालकों द्वारा अपने पशुओं को न तो संतुलित मात्रा में आहार दिया जाता है और न ही पूरक आहार का समावेश किया जाता है। पशु आहार की दिनों दिन बढ़ती हुई कीमतों के कारण प्रति लीटर दुग्ध उत्पादन मूल्य बढ़ रहा है, जिसके फलस्वरूप पशुपालकों को शुद्ध लाभ में कमी हो रही है। अतः पशुपालक वैज्ञानिक तरीके से पशु आहार प्रबंधन कर अपने पशुओं से अधिक दूध उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी पशुओं का दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में संपूरक आहार है यूरिया मोलासिस ब्रिक्स। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक यूरिया मोलासिस खनिज मिश्रण और अन्य सामग्री के उपयुक्त अनुपात में मिश्रण के द्वारा तैयार किया जाता है। यह दुधारू पशुओं के लिए ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज तत्वों को आसानी से उपलब्ध कराने का बेहतर स्रोत है। यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक पशुओं को खिलाने से उनके भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं। हरे चारे की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक बहुत ही उपयोगी है। आज के समय में कई तरीके से मोलासिस बनाया जाता है। मोलासिस बनाने में अवयवों की मात्रा इस प्रकार रखते हुए बनाया जाता है: यूरिया 10 भाग, शीरा 50 भाग, गेहूं की चापड़ 20 भाग, बाइंडर 10 भाग, खनिज लवण 5 भाग, नमक 5 भाग को मिलाकर किसान आसानी से बना सकते हैं। पशुपालक पशु आहार में यूरिया मोलासिस मिनरल ब्लॉक को नियमित रूप से दुधारू पशुओं को चटाने से उनके दूध उत्पादन में लगभग 10 से 14% तक की वृद्धि होती है। यह एक कम आदान वाली उत्पादन तकनीक है, जिनका प्रतिदिन प्रति पशु लगभग 2 रुपए का खर्चा आता है। ये ब्रिक्स प्रत्येक दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों में उपलब्ध है। इस ब्रिक्स को दुधारू पशुओं को चटाने के लिए नाद पर लटकाते हैं। इसके अलावा तसला तगारी में रखकर पशुओं को नियमित रूप से चटाएं। इस ब्रिक्स को चटाने में पशु चारा, दाना और बंटा चाव से खाता है। यह ब्रिक्स आहार की पाचकता को बढ़ाती है। पशुपालक ध्यान रखें कि इस ब्रिक्स पर मिट्टी आदि न लगे और इस ब्रिक्स को 6 माह से कम उम्र के बछड़ा बछड़ी को न चटावे।
यूरिया मोलासिस ब्रिक्स पशुओं को खिलाने के फायदे हैं अनेक। पशुओं को सूखाग्रस्त या अकाल की स्थिति में जिंदा रखने के लिए दिया जाता है। इससे पशु को प्रोटीन की पूर्ति रहती है, जिससे कि पशु की शारीरिक वृद्धि और विकास बराबर बना रहता है। खनिज लवण की पूर्ति भी पशु को बराबर बनी रहती है, जिससे पशु में बांझपन जैसी समस्या नहीं आती है। साधारण अवस्था में भी यदि पशु को इस ईंट का उपयोग करवाते हैं तो इस ईंट में उपस्थित उच्च प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व खनिज लवण की मात्रा के कारण पशु का दूध उत्पादन बढ़ता है, शारीरिक वृद्धि और बांझपन जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पशुपालक को डेयरी से अच्छा लाभ भी मिलता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए बेल की बागवानी करके अच्छी आय कमाई जा सकती है और जिन किसानों ने बेल के बाग लगा रखे हैं वो किसान इसकी बागवानी करके अच्छी आय भी कमा रहे हैं। इसी लाभ को देखते हुए जिन किसानों ने बेल के बाग लगा रखे हैं वो किसान इनके अधिक फलों का उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश यादव से। बेल फल एक ऐसा फल है जिसको ब्रह्म फल भी कहा गया है, इसको अमृत फल कहा गया है। इसका जो मुख्य लॉजिक अमृत फल होने का यही है कि इसमें जो विटामिन B2 होता है, जिसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसकी 100 ग्राम जो पल्प होता है उसमें 1191 मिलीग्राम पर 100 ग्राम पल्प के हिसाब से पाया जाता है। और आज के युग में जो अपने जंक फूड खा रहे हैं या केमिकल युक्त खाना ज़्यादा ले रहे हैं, उसमें विटामिन जो B2 है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बागवान भाइयों, बेल के बाग लगा देने मात्र से अधिक फल उत्पादन नहीं मिलेगा, बल्कि इसके लिए बाग में समय समय पर समसामयिक कार्यों को करना होगा। तो बेल के पौधों की अच्छी बढ़वार हो, इसके लिए किसान कौन सा पोषक ले और कब कितनी मात्रा में डाले, जिससे अच्छे फलों का उत्पादन मिल सके। ये ऐसा एक फल है जो सबसे ज़्यादा पेड़ पे टिका रहता है। इसके लगभग 9 जो फूल आने के बाद में 9 से 11 महीने तक ये पेड़ पे रहता है। तो पेड़ में अगर पेड़ के आसपास सूक्ष्म तत्व की कमी है तो फल फटना शुरू हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से बोरोन तत्व की कमी है तो फल फट जाएगा। या पानी की जो उपलब्धता है या सिंचाई कर रहे हैं उसमें अनियमितता है, उससे उसकी वजह से भी फल फट जाता है। तो अपने को निश्चित एक अंतराल पे इस पेड़ में पानी देता रहना चाहिए। और जो माइक्रोन्यूट्रेंट है जिसमें मुख्य रूप से बोरोन है, उसको बेसल डोज में भी दे सकते हैं और उसको 0.4% का घोल बना के सितंबर अक्टूबर के महीने में उसके ऊपर छिड़काव कर देना चाहिए, जिससे बेल जो फटने की समस्या है वो नहीं के बराबर रहती है। बेल के बाग में एक मुख्य समस्या फलों के गिरने और फटने की देखने में आती है। वैसे तो इसके कई कारण हैं, जैसे भूमि में नमी की कमी या अधिकता, सूक्ष्म तत्वों की कमी इत्यादि। अब बात आती है कि फलों के गिरने और फटने से बचाने के लिए समय रहते रोकथाम कैसे किया जाए। वह इस प्रकार से है। बेल में सबसे ज्यादा जो समस्या आती है फूल झड़ने की आती है। एक तो इसका कारण होता है प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, विंड स्ट्रॉम आ गया, आंधी आ गई, ज़्यादा एकदम टेम्परेचर हो गया, उसकी वजह से भी फूल झड़ सकता है। लेकिन अपने को उसका मैनेजमेंट ठीक से करेंगे तो निश्चित रूप से जो फूल है वो कम झड़ेगा। मैनेजमेंट का तात्पर्य यह है कि उसको जब फूल आता है उसके पहले ही अपन उसमें गोबर की खाद डाल दें। बेल पत्र में गोबर की खाद डालने का समय एक तो बरसात का मौसम होता है, या उसको फिर फरवरी मार्च में भी डाल सकते हैं। उसमें जैसे सड़ी हुई गोबरी खाद प्रति जो मेच्योर पौधा है
मेच्योर पौधे का मतलब हुआ उसकी उम्र 5 साल से अधिक है, तो उसमें अपने को 40 से 50 किलो, और 10 साल से अधिक पौधा है तो उसमें 70 से 80 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद तने को छोड़ के, और जो रिंग सिस्टम होता है, बेसिन सिस्टम इरिगेशन, उसमें अपने को एप्लीकेशन करना पड़ता है, देना पड़ता है। और इसी के साथ जो अपना सुपर फास्फेट के रूप में जब फास्फोरस देंगे, यूरिया देंगे, इसमें 500 ग्राम यूरिया की ज़रूरत पड़ती है, तो 500 में से आधा यूरिया अपने बेसल एप्लीकेशन पे देंगे, बाकी जो बचा हुआ यूरिया अपने सितंबर अक्टूबर के मंथ में देते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रति पौधा 50 से 100 ग्राम एप्लीकेशन कर देते हैं, और इसका छिड़काव जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है पानी वाला, जिसको लिक्विड बोलता है, 15 लीटर पानी में 60 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से वो फल फूल झड़ने की समस्या कम आएगी। एक हार्मोन आता है नेप्थलीन एसिटिक एसिड, जिसको NAA बोलते हैं, उसको 15 लीटर पानी में 4 ml डाल के उसका छिड़काव करेंगे तो इस समस्या से, जो फल फूल झड़ने की समस्या है, उससे अपने को निश्चित रूप से निजात मिलेगी। और नियमित रूप से सिंचाई करते रहना चाहिए। अगर इसमें सिंचाई में गैप दे दिया आपने, बहुत दिन तक सिंचाई नहीं की, तो फल फटने की फिर समस्या आ जाती है। बूंद बूंद सिंचाई है आपके पास तो एक निश्चित अंतराल पे सिंचाई करते रहना चाहिए। बेल के बाग में लगने वाले रोगों में एक है पत्ती धब्बा रोग। इस रोग से प्रभावित पत्तियों की दोनों सतहों पर काले धब्बे बन जाते हैं, जिनका आकार 2 से 3 मिलीमीटर का होता है। इन धब्बों पर काली फफूंदी नजर आती है। इस रोग के कारण पत्तियां भोजन नहीं बना पाती हैं, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है। इसका सीधा प्रभाव फल उत्पादन पर पड़ता है। इस रोग की रोकथाम के लिए किसान भाई कार्बेडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करके इस रोग से पौधों को बचा सकते हैं। बेल में एक समस्या और आ जाती है, इसका जो तना है वो खराब हो जाता है। तो बरसात जैसे ख़त्म हो जाती है उस समय तने के ऊपर बोर्डो पेस्ट लगाते हैं। बोर्डो पेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो उसमें जो घरों में चूना का जो अपने पुताई, जिसको वाइट वॉशिंग बोलते हैं, वाइट वॉशिंग जैसा घोल बना लें और उसमें नीला थोथा डाल दें और एक रसायन डाल दें। इन तीनों को अपने इसमें जो मेन स्टेम होता है उस स्टेम के ऊपर पुताई करने से जो कैटरपिलर लगता है, इसका बार कैटरपिलर लगता है, वो नहीं लगता है और जनरली इसमें ज़्यादा बीमारियां आती नहीं है। तो इस तरह से अपना निश्चित रूप से प्रबंधन करेंगे तो बील ज़्यादा लगेगा। इसमें पत्ती वाला कोई धब्बा रोग है या बैक्टीरिया स्पॉट डिजीज लग गया तो उसमें एक निश्चित दवाइयाँ आती है, उनका आप छिड़काव करें और इस तरह से अपने को अधिक मुनाफा मिल सकता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। बैंगन की मांग बाजार में हमेशा बनी रहती है और इसी कारण किसान साल भर इसकी खेती करते हैं। लेकिन इस फसल पर आजकल छोटी पत्ती रोग का प्रकोप अधिक देखा जा रहा है, जिससे पौधों में फूल और फल नहीं बनते हैं और ये रोग फसल में बड़ी तेजी से फैलता है। इसलिए समय रहते इसकी रोकथाम करना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राहुल कुमार राजपूत। बैगन की जो फसल है उसमें हम देखते हैं कि एक छोटी पत्ती का रोग आता है और ये जो रोग है बैगन की फसल में माइकोप्लाज्मा के कारण होता है और ये जो माइकोप्लाज्मा है पौधे में कीट के थ्रू या कीट के द्वारा प्रवेश करता है और ये जो कीट है इसको हम हरा फुदका या इसको लीफ हॉपर के नाम से जानते हैं और जब एक बार ये बीमारी से प्रभावित हो जाता है तो इसके कारण फसल में जो नुकसान है वो हमें फसल की बढ़वार से लेकर फसल जो फल बनाता है उसमें तक देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जब इसके लक्षण की हम बात करें
तो जो पौधा है उसकी पत्तियां आप जब देखेंगे कि पत्तियां छोटी छोटी हो जाती हैं, साथ ही साथ इसकी जो पौधे की लंबाई है वो भी सामान्य पौधों की लंबाई से बहुत कम देखने को मिलती है। संक्रमित पौधे में प्रमुख लक्षण पौधे का बौनापन, छोटा इंटरनोड, पत्ती के आकार में कमी तथा फीलोडी लक्षण होते हैं। प्रारंभिक संक्रमण की अवस्था में कोई फल फूल नहीं बनता है और उपज में गंभीर नुकसान होता है। देर से संक्रमण की स्थिति में रोगी पौधों में फल विकृत हो जाते हैं और सिकुड़ जाते हैं। इस रोग के कारण बैंगन की उपज में 40% तक की कमी आ जाती है। बैंगन का ये रोग आमतौर पर फसल बोने के 1 महीने के बाद प्रकट होता है और बाद में महामारी बन जाता है। रोग के गंभीर होने की अवस्था में उपज में नुकसान 100% तक हो जाता है। अब बात आती है कि इससे सुरक्षा किसान भाई कैसे करें, इस रोग को आपके क्षेत्र में या आपके खेत में आने से कैसे रोकें। तो जो सबसे पहली आवश्यक जानकारी है जो किसान भाई जिसको आपको हमेशा करना चाहिए वो ये है कि आपके प्रक्षेत्र के आसपास जितने भी खरपतवार, जिसको हम खर बोलते हैं, वो आप पहले उसको हटा दें। हटाने के साथ साथ अगर आपके आसपास किसी भी तरीके से धतूरा या इस तरीके के जंगली बैगन की कोई प्रजाति लगी हुई है उनको भी आप हटा दें। दूसरा, जब भी आप पौधे की रोपाई करते हैं तो नर्सरी में हमको प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। आप जब भी बीज को लगा रहे हैं उसको बीज उपचार करके लगाएं। और बीज उपचार करने के लिए किसान भाई सामान्य दवा अगर हम देखें तो कार्बेंडाजिम करके मार्केट में उपलब्ध है। इसको 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आपको हमेशा इस्तेमाल करना है। जब रोपाई के लिए पौध बढ़ जाता है, उसको जब रोपाई के लिए मुख्य प्रक्षेत्र भूमि में ले जाते हैं, उस समय जड़ों का उपचार करना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए मार्केट में दवा आती है टेट्रासाइक्लिन। 1 ग्राम जो मात्रा है दवा की उसको 10 लीटर पानी में घोलकर जड़ों को उपचार के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमेशा रोग रोधी किस्मों की बोनी करें, सही फसल चक्र अपनाएं। रोपाई के 15 दिन बाद फसल में सावधानी के लिए 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से नीम तेल का छिड़काव करें। अगर खेत में रोगी पौधा दिखाई दे तो उसे सावधानी पूर्वक उखाड़ कर जला दें या खेत से बाहर जाकर मिट्टी में दबा दें। और खड़ी फसल में रोग की रोकथाम के लिए वाहक कीटों का नियंत्रण करें। इसके लिए खेत में जगह जगह पर नीले और पीले रंग के चिपचिपे टैप लगाएं। जब हम रोपाई कर देते हैं उसके 15 दिन के बाद या 15 दिन के बाद या 1 महीना हम देख लें, तब पौधा जो है वो कोमल अवस्था में होता है और इसी समय जो कीड़े हैं वो आके इसमें रस चूसने का काम करते हैं। और जब वो रस चूसते हैं उसी समय जो हमारा जो माइकोप्लाज्मा डिसीज जो इसका वेक्टर है या इसका वाहक है, इसको अंदर पौधे के अंदर प्रवेश करवा देता है। तो हमको क्या करना है, वाहक का नियंत्रण करना है। वाहक नियंत्रण के लिए बहुत सारी रासायनिक दवाएं उपलब्ध हैं। उसमें जो हम देखते हैं जो सबसे प्रभावी दवा है वो आती है थियोमिथॉक्सिम। इसको आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से देना है। इसके अलावा एक और इसका कॉम्बिनेशन है थियोमिथॉक्सिम प्लस लेम्डासाइलोहेथ्रिन। इस दवा की 80 ग्राम मात्रा आपकी प्रति एकड़ में लगती है। तो ये तो जो हो गया आपका रासायनिक प्रबंधन। इसके अलावा अगर आप टेट्रासाइक्लिन जिसको अभी हमने आपको दवा बताया था उसका पुनः अगर आप इस घोल का इस्तेमाल करते हैं 1 ग्राम प्रति 10 लीटर की दर से, तो भी यह जो है इस बीमारी को नियंत्रित करने में बहुत सहायता देती है। इन रासायनिक दवाओं को भी उपयोग करते समय किसान भाइयों को सावधानी क्या रखना है कि कभी भी दवा की जो मात्रा है वो अधिक डोज में ना दें। और जब स्प्रे करते समय ये ध्यान रखें कि शाम के समय इस तरह स्प्रे करें दवा का, ताकि जो दवा की गुणवत्ता है वो अच्छे से बनी रहे। और साथ ही साथ जब स्प्रे करते तो आप ये ध्यान रखिए कि हवा का जो दिशा है वो ज़्यादा तेज हवा ना चल रही हो और उसकी दिशा जो है हवा की इतनी तेज ना हो कि आपकी दवा जो है हवा के द्वारा बाहर प्रक्षेत्र से बाहर निकल जाए। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि हम सुरक्षा को प्रारंभ से करके रखें तो लास्ट तक हमको जब फसल की बढ़वार होती है या फल आता है तब हमको ज़्यादा सुरक्षा के उपाय कम करने पड़ते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और इसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जावरा, जिला झालावाड़ के बालकेश वर्मा ने। आपने मिर्च की फसल में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश।
मसाले वाली फसलों में मिर्च एक महत्वपूर्ण फसल है, जिसकी खेती लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। लेकिन मिर्च की फसल में कई प्रकार के रोग देखने में आते हैं, जिससे पैदावार बहुत कम हो जाती है। अगर किसान भाई समय पर इन रोगों की पहचान करके उनकी रोकथाम कर लें, तो अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में पर्ण कुंचन रोग अधिक देखने को आता है। यह एक विषाणु जनित रोग है, जिसे सफेद मक्खी कीट द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाया जाता है। इस रोग से ग्रसित पौधों की बढ़वार रुक जाती है और उनकी पत्तियां छोटी नीचे की ओर मुड़ जाती हैं। इस तरह किसान भाइयों, इस रोग से बचने के लिए हमें इसकी खेती करने से पूर्व ही कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि इसकी खेती के लिए रोग रोधक किस्मों का चयन करना चाहिए और जो हम बीज लाएं वह किसी प्रमाणित संस्था से ही लाएं और बीजों की बुआई लो टनल पॉली हाउस में करें, जिससे बाहर से विषाणु रोग से नर्सरी पौध में आने की संभावना कम हो जाएगी। यदि किसान भाइयों इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़कर नष्ट कर दें और इसके अलावा इस रोग को फैलाने वाले कीट के नियंत्रण के लिए नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, यदि इस रोग का प्रकोप फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इसके रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को 3 लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। किसान भाइयों, मिर्च की फसल में एंथ्रेक्नोज, जिसे श्याम वर्ण रोग के नाम से जाना जाता है, उसका भी प्रकोप काफी देखने में आता है। इस रोग की शुरुआती अवस्था में पौधों की कोमल शाखाओं का ऊपरी हिस्सा सूखने लगता है और नीचे की ओर बढ़ता है। इस रोग के लक्षण खड़ी फसल में दिखाई दे रहे हैं, तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा की 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस रोग पर नियंत्रण पा लेंगे और आगे चलकर फसल से अच्छी उपज की भी प्राप्ति कर सकेंगे। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।